हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ डीएनएस, डीएनएस क्या है, हमें डीएनएस की ज़रूरत क्यों है, और डीएनएस काम कैसे करता है। और जो चौथा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल डेमो कि डीएनएस कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बैकग्राउंड स्टोरी से। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में अगर आपको किसी से कोई चीज़ लेना हो या किसी को कोई चीज़ देना हो तो आपको एक दूसरे का फिजिकल एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप को किसी को कोई गिफ्ट देना हो या लेटर भेजना हो तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपको दूसरे वाले बंदे का एड्रेस नहीं पता है तो आप उसको ना तो कोई गिफ्ट दे सकते हैं और ना ही कोई आप उसको ईमेल भेज सकते हैं। सिमिलरली अगर उसको आपका एड्रेस नहीं पता होगा तो वो ना ही आपको कुछ भेज सकता है। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड में आपको उसका घर का एड्रेस बेसिकली पता होना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड में सिमिलरली आपको उसका डिजिटल एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आप एक मशीन से दूसरे मशीन से बात कर रहे हो तो आपको दूसरे मशीन का डिजिटल एड्रेस पता होना चाहिए, और उसको आपको डेटा भेजना है तो आपका उसको उसको आपका डिजिटल एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल एड्रेस से मेरा मतलब है कि जो भी मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको दो डिजिटल एड्रेस प्रोवाइड होते हैं, IPv4 और IPv6। तो जो दोनों मशीन जो है इंटरनेट में वो एक दूसरे से आईपी एड्रेस के फॉर्म में ही बात करते हैं। ठीक है, अगर उनको एक दूसरे का आईपी एड्रेस नहीं पता होगा तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आईपी एड्रेस कैसे दिखता है। जो भी मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे वो आपका फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, कोई प्रिंटर, कुछ भी अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उस मशीन को एक आईपी एड्रेस अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, इसमें अगर मैं आपको इसका, ये एक मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है, वाईफाई का नाम है WFNU। ठीक है, तो अगर मैं इसके नेटवर्क सेटिंग्स में जाऊं तो वाईफाई सेलेक्टेड है, इसमें वाईफाई से कनेक्टेड है वो WFNU। ठीक है, अगर मैं एडवांस सेटिंग्स में जाके इसका IP सेलेक्ट करूं तो आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिखेगा 10.0.0.98। ये मेरे लैपटॉप का, मेरे मैकबुक का IP एड्रेस है। ठीक है, IPv4 एड्रेस। सिमिलरली ये जो नीचे है ये इसका IPv6 एड्रेस है। ठीक है, और मैं आपको अपने फ़ोन का भी दिखा देता हूँ। ये मेरा फ़ोन है, अ, इसके सेटिंग्स में चलता हूँ मैं। ये भी इसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इसमें आप देखेंगे तो इधर कॉन्फ़िगर आईपी के नीचे इसका आईपी एड्रेस दिया हुआ है 10.0.0.48। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं अपना आईपैड दिखाऊं आपको तो इसमें भी आपको एक एड्रेस दिखेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस। ठीक है, ये भी सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। तो इसमें आप इसका आईपी एड्रेस देखेंगे तो 10.0.0.217। ठीक है, एक टाइम पे किसी भी दो मशीन का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। मेरे पास ये दो आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, ये दोनों आईपी एड्रेसेस किसी ना किसी वेबसाइट्स की हैं। तो चलिए उन वेबसाइट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय बाय यूजिंग देयर आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो जो पहली आईपी एड्रेस है वो है 142.250.69.196। ठीक है, 142.250.69.196। ठीक है, तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये गूगल वेबसाइट्स की, ये गूगल की जो है ये आईपी एड्रेसेस है। ठीक है, तो गूगल कनेक्ट करने के लिए मैंने या तो हम www.google.com करें, ओके, या फिर डायरेक्टली उनके हम आईपी एड्रेसेस। ठीक है, 250.69.196। ठीक है, तो गूगल की वेबसाइट खोलने के लिए हम या तो उसका डोमेन नेम यूज कर सकते हैं या फिर हम उसका आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा है वो है 157.240.3.35। ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस है ये फेसबुक का है। ठीक है, अब फेसबुक खोलने के लिए हम या तो उसका डोमेन नेम www.facebook.com टाइप करके वहां पहुंच सकते हैं या फिर सीधे उसका आईपी एड्रेस। तो जैसा कि आपने देखा कि एक मशीन को दूसरे मशीन से बात करने के लिए उसका उसे आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, और सिमिलरली जो दूसरा मशीन है उसको आपका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए ताकि वो आपको डेटा सेंड कर सके। अगर दोनों मशीन में से किसी को एक दूसरे का आईपी एड्रेस पता नहीं है तो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो सकता। बट एज एन ह्यूमन बींग आप ही सोचो, क्या आप इन दोनों आईपी एड्रेसेस को याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, राइट। और ये तो सिर्फ दो वेबसाइट्स है, आप न जाने और कितनी वेबसाइट्स को रेगुलरली यूज करते होंगे। ठीक है,
तो इंटरनेट अथॉरिटीज़ ने क्या किया, उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें हम आईपी एड्रेसेस को एक नाम दे दिया जाए, और जो यूज़र होगा वो नाम से सर्च करेगा, और जब वो नाम से सर्च करेगा हम ऑटोमेटिकली उसका आईपी एड्रेस पता लगा के नाम को रिप्लेस कर देंगे उसके आईपी एड्रेस से, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होता रहे। इसी सिस्टम को डीएनएस बोला जाता है, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम, जिसका काम होता है डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करना, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो सीमलेसली चलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये डोमेन नेम सिस्टम काम कैसे करता है। सो लेट्स गो टू godaddy.com। सो godaddy जो है वो डोमेन नेम प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, और वो अवेलेबल है तो उसका कितना प्राइस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करूँ पुष्कर कुमार, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पुष्कर कुमार .com जो है वो किसी ने ले लिया है, बट पुष्कर कुमार .us जो है वो अवेलेबल है, पुष्कर कुमार .org अवेलेबल है, पुष्कर कुमार .io अवेलेबल है, और ये उनका करस्पॉन्डिंग प्राइसेस हैं। ठीक है, सो आप इसको कोई भी एक सेलेक्ट करके खरीद सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करके, और फिर पेमेंट करने के बाद ये आपको उसको कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देगा, और कॉन्फ़िगर करने के टाइम पे आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट करना होगा कि ये आईपी एड्रेस इस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, सो जब भी कोई जब भी कोई क्रोम में जाके पुष्कर कुमार .us सर्च करेगा तो वो आपका आईपी एड्रेस में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है, बट उससे पहले मैं आपको डोमेन नेम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये हमारा डोमेन नेम है www.pushkarkumar.us डॉट। ओके, तो आखिरी वाला जो डॉट है वो बाय डिफॉल्ट हर डोमेन में होता है, वो आप लगाओ या ना लगाओ वो हर डोमेन में लगा रहता है। ठीक है, उसको हम उस डॉट को रूट बोलते हैं, और उसके जस्ट पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .us .com .org, ठीक है, और उसके बाद जो आता है ये आपका जो रियल डोमेन है जो आपने बाय किया होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंड लेवल डोमेन, और उसके बाद www या फिर blog डॉट। ओके, तो ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं सब डोमेन। डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हायरार्किकल फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड में टोटल 13 रूट सर्वर्स हैं। ठीक है, जो 13 डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट हैं। इन 13 रूट सर्वर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि .com से ख़त्म होने वाले डोमेन की इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ठीक है, सिमिलरली वो कौन से सर्वर्स हैं जिनके पास .us से ख़त्म होने वाले डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन है, और वो कौन से सर्वर्स हैं जिनके पास .org से ख़त्म होने वाले डोमेन की इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेवल में सेम इन्फॉर्मेशन। ओके, सो चलिए देखते हैं कि हमारे केस में ये कैसे काम करेगा। ठीक है, सो हम सबसे पहले उन 13 रूट सर्वर में से किसी एक सर्वर को पकड़ेंगे और पूछेंगे कि मुझे www.pushkarkumar.us का आईपी एड्रेस दो। तो जो रूट सर्वर है वो बोलेगा कि मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है कि .us से ख़त्म होने वाले डोमेन की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो फिर हम .us नेम सर्वर के पास जाएंगे, और उसके बाद उसको हम बोलेंगे कि www.pushkarkumar.us की आईपी एड्रेस दो। अब वो बोलेगा कि मेरे पास www.pushkarkumar.us की आईपी एड्रेस नहीं है, बट मेरे पास pushkarkumar.us का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो वो हमको इसका आईपी एड्रेस दे देगा। तो हम इसको सर्च करेंगे तो हमको क्रोम में इजीली डेटा मिल जाएगा। बट अगर हम www.pushkarkumar.us का आईपी चाहेंगे तो हमको उससे दोबारा पूछना पड़ेगा pushkarkumar.us से कि तुम www.pushkarkumar.us का आईपी एड्रेस दो, तो वो हमको उसका आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल करते हैं facebook.com को लेके। तो सबसे पहले हम उन 13 रूट सर्वर्स में से किसी एक रूट सर्वर्स को उठाते हैं। ठीक है, रूट सर्वर्स। ओके, सो हमारे पास ये 13 रूट सर्वर्स हैं जो INA मेंटेन करता है। तो इनमें से हम किसी भी एक लेट से टॉप वाले को पिक करते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसका नाम है डिग, जो DNS लुकअप के लिए काम करता है। तो सीधे कमांड चलाते हैं और पूछते हैं उससे कि रूट सर्वर से पूछते हैं कि हमें www.facebook.com का आईपी एड्रेस दो। ठीक है, सो dig @root servers,
तो मुझे www.facebook.com का आईपी एड्रेस दो। ठीक है, अब उसने क्या बोला, यहाँ से हमने कमांड चलाया और उसने बोला देखो मेरे पास facebook.com की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मुझे ये पता है .com की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो ये सारे सर्वर्स हैं जिनके पास .com से ख़त्म होने वाले डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक को पकड़ते हैं। सो लेट्स से टॉप वाले को। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस ये रहा। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस हमें ये मिला। अब हम इस आईपी एड्रेस से पूछते हैं कि भाई तू हमको फेसबुक का एड्रेस दो। सो dig www.facebook.com। तो अब इसने बोला कि भाई देखो मेरे पास www.facebook की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट facebook.com मुझे ये पता है कि facebook.com की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए उसने हमको चार नेम सर्वर्स दिए कि इन चारों के पास तुम्हें www.facebook.com की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, अब हम इनके पास चलते हैं। तो ये है इसका आईपी एड्रेस है ये। ठीक है, अब इससे जाके हम facebook.com की आईपी एड्रेस लेते हैं। सो dig@www.facebook.com। तो अब इसने हमको बोला कि भाई देख www.facebook.com जो है ना वो सीनेम है। ओके, सीनेम होता है कैनोनिकल नेम, बेसिकली दूसरा नाम। ठीक है, उसका ओरिजिनल नाम जो है ना, जिस नाम से डिटेल स्टोर है मेरे पास, वो इस नाम से है, ना कि www.facebook.com से। तो ठीक है भाई, चलो तुम इसका ही आईपी एड्रेस दे दो। ठीक है, तो अब हम दोबारा से करते हैं, इसी को पकड़ते हैं। ठीक है, कि भाई अब तो हमको facebook.com की जगह इस स्टार मिनी का दे दे। ठीक है, हाँ, अब इसने क्या बोला कि मेरे पास, हाँ, इस स्टार मिनी की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये स्टार मिनी की जो इंफॉर्मेशंस है वो तुम्हें इन सर्वर्स के पास मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अब फिर इनमें से किसी एक का आईपी एड्रेस ले लेते हैं। ये ले लिया। अब dig@, अब इसके पास हमें स्टार मिनी का मिल जाना चाहिए, स्टार मिनी। ओके, तो अब इसको करते हैं। सो सी, अब हमें एक ए रिकॉर्ड मिल गया इसके स्टार मिनी C10R.facebook.com। ओके, जो कि फेसबुक www.facebook.com का ओरिजिनल नाम है। ठीक है, तो इसका ए रिकॉर्ड होता है IPv4 एड्रेस। ठीक है, सो ये जो है ये facebook.com का आईपी एड्रेस है। ठीक है, www.facebook.com का आईपी एड्रेस। तो ठीक है, इसको जाके सिंपली हम चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और सीधे इसको करते हैं। सो गैस, फेसबुक खुलेगा या नहीं खुलेगा? ठीक है, फेसबुक खुल गया। ठीक है, तो ये हमको इसका आईपी एड्रेस पता लग जाता है। ठीक है, तो डिग यूटिलिटी एक मैक में अवेलेबल है, सिमिलर कमांड ये विंडोज में भी अवेलेबल है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा रिकर्सिव कॉल आपको या आपके मशीन को ना करना पड़े, इसलिए जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक डेडिकेटेड डीएनएस सर्वर दे देता है जो आपकी सारे डीएनएस रिलेटेड क्वेरी को हैंडल करता है। ओके, चाहे वो आपका facebook.com का आईपी एड्रेस हो, google.com का आईपी एड्रेस हो, या किसी का भी आईपी एड्रेस हो, वो सारा आप अपने आईएसपी के डीएनएस सर्वर को बोलते हैं, ऑटोमेटिकली उसको कॉल जाता है और वही आपको रिस्पॉन्स में उसका आईपी एड्रेस दे देता है। उसके पास नहीं मिलता तो वो जाके फिर रूट सर्वर को कॉल करता है, फिर डाउन नेम सर्वर्स को कॉल करता है और करस्पॉन्डिंगली जाके आईपी एड्रेस पता लगाता है और फिर आपको रिटर्न करता है। बेनिफिट ये होता है कि जो डेडिकेटेड डीएनएस सर्वर है जो आपका आईएसपी प्रोवाइड करता है, उसके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है जो कि डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को सेव कर लेता है, ताकि इन फ्यूचर आप दोबारा कभी facebook.com का आईपी एड्रेस के लिए क्वेरी भेजो तो वो आपको रूट सर्वर से ना जाके इंस्टेंटली अपने खुद से ही दे देता है इंस्टेंटली, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्टोर हो रखा है। ठीक है, तो ये क्वेरी जो है काफ़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका भी डेमो देख लेते हैं। तो जब भी आप किसी भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक डीएनएस सर्वर भी मिलता है। फॉर एग्जांपल
अभी मैं अपने इस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, WFNU। तो मुझे जो एक डेडिकेटेड DNS सर्वर है वो है 75.75.75.75। ये जो मैंने एक्सफिनिटी का इंटरनेट है मेरा, तो उनका ये डेडिकेटेड सर्वर है। तो डायरेक्टली इससे पूछ लेते हैं, देखते हैं देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे सीधे डिग @75.75.75.75 भाई टू भी मुझे facebook.com का एड्रेस दो। तो उसने झट से दे दिया मुझे। सी, उसके पास ऑलरेडी स्टोर था स्टार मिनी का, और उसने डायरेक्टली मुझे एड्रेस दे दिया। ये लो भाई, ये रिकॉर्ड। ठीक है, वो पूरा जो रिकर्सिव कॉल था उसने नहीं किया। ठीक है, तो सिंपली इसको भी देख लेते हैं कि ये फेसबुक का है या नहीं। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ पे सी, फेसबुक का। ठीक है, अब मैं आपको नेट इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके दिखा देता हूँ। देखना, जैसे ही मैं चेंज करूँगा मेरा IP एड्रेस भी बदल जाएगा और मेरा DNS भी बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये अपना जो है इंटरनेट वाईफाई से हटा के अपना फ़ोन से कनेक्ट लेता हूँ। फ़ोन में मेरा AT&T का प्रोवाइडर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा, देखो मेरा IP एड्रेस बदल गया और मेरा DNS भी बदल गया। ठीक है, अब मैं इस DNS को कॉल करूंगा तो भी मुझे IP एड्रेस मिलेगा। ठीक है, चलो इसको भी कॉल करके देख लेते हैं। 172 डॉट, ठीक है, तो डिग @172.20.10.1 बाई टू भी मुझे facebook.com का एड्रेस दे दे। ठीक है, देखो इसने भी मुझे यही एड्रेस दिया। ठीक है, ये भी चेक करके लेते हैं, सेम एड्रेस है तो साइट तो खुल ही जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो जो उसका ISP, जो उसका प्रोवाइडर है, वो आपको एक IP एलोकेट करता है और प्लस अपना DNS सर्वर भी आपको देता है, ताकि आपकी सारी DNS क्वेरी उसके डेडिकेटेड सर्वर से हैंडल हो। ठीक है, और बेनिफिट ये होता है कि अगर उसके पास पहले से IP एड्रेस है तो वो आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर देता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द रिकर्सिव कॉल फ्रॉम द रूट सर्वर। अब बात आती है कि क्या आप हर डोमेन नेम के लिए आप अपने DNS सर्वर को कॉल करेंगे। DNS सर्वर हो सकता है कि आपके जिप कोड में एक हो, या हो सकता है पूरे स्टेट में ही एक हो। फॉर एग्जांपल मैं सियाटल में हूँ तो एक्सफिनिटी का आई थिंक सिर्फ एक ही होगा पूरे सियाटल में। ठीक है, तो आप हर कॉल उसको करेंगे तो लाइक रिक्वेस्ट जाने और आने में टाइम तो लगेगा ही। तो क्या इस प्रोसेस को और फास्ट किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। तो आज की डेट में जो मॉडर्न राउटर हैं उनमें भी थोड़ा स्पेस होता है, तो आप ये जो डेटा, जो डोमेन नेम टू IP एड्रेस का जो डेटा है, ये आपका राउटर भी कैश कर लेता है थोड़ा सा। ठीक है, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट्स हैं वो खुद भी स्टोर करके रखता है, तो आप उस डायरेक्टली उससे भी आप क्या कहते हैं IP एड्रेस मांग सकते हो। अगर उसके पास होगा तो वो आपको देगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो DNS सर्वर के पास जाएगा जो आपका ISP प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलो इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मेरे केस में जो मेरा राउटर है उसका IP एड्रेस है 10.0.0.1। तो ठीक है, इस IP एड्रेस को पकड़ते हैं और इस IP एड्रेस को से पूछ लेते हैं कि, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, कि डिग राउटर, चलो तू भी मुझे facebook.com का एड्रेस दो। देखो मेरे राउटर ने भी दे दिया, यानी मेरे राउटर ने भी सेव कर रखा है। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये भी फेसबुक का ही है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या आप इसको और फास्ट कर सकते हैं कि नहीं। आंसर है यस। इंस्टेड ऑफ आस्किंग राउटर फॉर एवरी टाइम, आप थोड़ा सा DNS लुकअप का डेटा आप अपने मैक में स्टोर कर लो। तो पहले आप अपने मैक से ही देख लो, मैक में नहीं मिलता है तो आप राउटर के पास जाओ। ठीक है, तो आपका मैक, आपका पर्सनल लैपटॉप जो है, उसमें भी थोड़ा DNS लुकअप का कैश स्टोर रहता है। ठीक है, तो अब तो जो फ्लो हो गया वो कि आप अपने क्रोम में जाते हैं, फिर आप वहाँ पे www.facebook.com टाइप करते हैं। फिर वो आपके सबसे पहले चेक करता है आपके लैपटॉप में कि क्या उसमें इसका IP है कि नहीं। नहीं है तो राउटर के पास, राउटर में है तो ठीक, राउटर में नहीं है तो फिर जो ISP का DNS सर्वर है उसके पास, उसमें नहीं है तो फिर वो जो है आपका रूट सर्वर से लेके आपको दे देता है। ठीक है,
अब बात आती है कि क्या आप इसको भी और फास्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर है यस। अब आपके लैपटॉप से पहले जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो आपका होता है वेब ब्राउजर से, दैट इज क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स। तो ये वेब ब्राउजर भी थोड़ा सा आपका डीएनएस लुकअप का डेटा स्टोर करके रखते हैं कैश की फॉर्म में, ठीक है। सो जो आप नेट फ्लो जो हो गया वो ये हो गया कि जब भी आप www.facebook.com टाइप करके एंटर दबाते हैं तो सबसे पहले आपका ब्राउज़र जो है अपने कैश में चेक करता है कि क्या इसका आईपी एड्रेस उसके पास है या नहीं। अगर है तो ठीक, वहीं से कॉल चली जाती है। अगर नहीं है तो फिर आपके वो लैपटॉप के कैश से फाइंड करता है। लैपटॉप के कैश में है तो वहाँ से कॉल राउट हो जाता है। लैपटॉप के कैश में भी नहीं है तो राउटर के कैश में, राउटर के पास भी नहीं है तो फिर आपके आईएसपी के कैश में, और आईएसपी के कैश में भी नहीं है तो फिर आईएसपी जो है फिर रूट सर्वर से आपको लेके आके दे देता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डीएनएस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं जो आपके लैपटॉप से होती हैं वो आपके पोर्ट 53 से होती हैं। पोर्ट 53 वो डेडिकेटेड पोर्ट है आपके डीएनएस लुकअप कॉल्स के लिए, ठीक है। इसलिए जो AWS की सर्विस है जो आपका होस्टेड जोन और आपका डोमेन नेम प्रोवाइड करता है उसका नाम राउट 53 है। तो जो ये 53 वर्ड जो आया है वो इस पोर्ट्स की वजह से आया है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी मेहनत लगी है मुझे ये वीडियो बनाने में। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डोमेन नेम बाय करके पूरा कॉन्फ़िगरेशन बिगिनिंग टू एंड करूं और उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो पे 1000 लाइक्स करने पड़ेंगे, तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि उसके लिए मुझे डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा जो कि नियरली $10 to $15 के आसपास होगा, ठीक है। ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो अगर इस पर 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय।